नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो जो अमाउंट आपको फ्यूचर में रिसीव हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, उस फ्यूचर वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो यानी अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हम टाइम लाइन ले लेते हैं, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। यानी जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना दूं, तो इन्वेस्टमेंट आपका 0 पीरियड में हुआ, लेकिन उसके कंपैरिजन में इनफ्लो तो आपको क्या हो रहा है, फ्यूचर में मिल रहा है। तो फ्यूचर में मिलने वाले वैल्यू को आप प्रेजेंट के वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते ना लॉजिकली। तो आप क्या करेंगे, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में ले आएंगे और फिर इसको कंपेयर करेंगे आउटफ्लो के अमाउंट से। तो यानी जितने भी इनफ्लो है आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को आप क्या करेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू है या फिर कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे निकल जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू। ये 1 2 3 4 है, ये ईयर है। ईयर के बाद यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो का कॉलम होगा। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो ये निकल गया प्रेजेंट वैल्यू। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को क्या करेंगे, आउटफ्लो से कंपेयर करेंगे, और वहां पे देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू आपका आउटफ्लो से, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको कंपेयर करेंगे कि इनफ्लो हमारा ज्यादा है, कम है, या फिर इक्वल है। अगर इनफ्लो ज्यादा है एक्सेप्ट होगा, कम है प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, और इक्वल है तो हम इनडिफरेंट होंगे, यानी सेलेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना था। आप यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप 1/1 + r⁴ के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का टेबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस टेबल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमें करनी थी। पहले स्टेप में आप आउटफ्लो कैलकुलेट कर लीजिए, आउटफ्लो का वैल्यू। अब इसमें ध्यान देना है कि अगर दूसरे, तीसरे, अगर चौथे साल में कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में कंसीडर करेंगे और आउटफ्लो को भी 0 पीरियड में लेके आएंगे। जैसे आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया, कोई मशीन खरीदे हैं, तो मशीनरी का एक्सपेंडिचर आपका 1 लाख का हो गया, ये 0 पीरियड में। तीसरे साल में, थर्ड ईयर में, आपने कुछ रिपेयरिंग का एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, इसी मशीन पे, तो इस रिपेयरिंग के एक्सपेंडिचर को मान लो यहाँ पे 20,000 हुआ, तो थर्ड ईयर में 20,000 हुआ, तो इसको भी ऐड किया जाएगा मशीन के कॉस्ट में। ठीक है, लेकिन मशीन के कॉस्ट में यानी हम आउटफ्लो में इसको ऐड कर रहे हैं, इनफ्लो वर्सेज आउटफ्लो। तो आउटफ्लो में ये रिपेयर का कॉस्ट जाएगा, लेकिन ये 20,000 नहीं जाएगा, 20,000 को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे थर्ड ईयर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, और इसके बाद टोटल करेंगे, ये निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, इसी तरह अब इनफ्लो में भी एक पॉइंट देख लेते हैं। इनफ्लो में कैश इनफ्लो जितना साल का है वो तो हम प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में ऐड करेंगे। इस मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू होगी या रेजिडुअल वैल्यू होगी, वो लास्ट ईयर में अगर रिलीज होती है या मशीन को हम सेल करते हैं, तो वो भी इनफ्लो का पार्ट बनेगा। तो उस इनफ्लो को भी हम क्या करेंगे, फिफ्थ ईयर में एज ए इनफ्लो कंसीडर करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका भी प्रेजेंट वैल्यू ऐड कर देंगे प्रोजेक्ट के इनफ्लो में। ठीक है, यही सारा समरी था और इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के वेरिएंट में। अभी तक हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ पे जो इनफ्लो का अमाउंट था वो हर साल का डिफरेंट था। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे ईयर हो गया, और इनफ्लो का अमाउंट ले लें तो ये था, मान लो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। हर साल हमारा अमाउंट है डिफरेंट है। तो हमें क्या करना पड़ा, इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। और अगर हम @10% ले लें, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.90
9.826.751 और 0.683.621 ये मान के चलो, ऑलमोस्ट आई थिंक करेक्ट है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हर साल का जो इनफ्लो का अमाउंट है वो सेम हो, यानी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, या फिर अगर 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, तो उसको कहते हैं एन्यूटी। तो एन्यूटी वाले क्लास में थी श्रेया? नहीं होगी, ठीक है। एन्यूटी क्या होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड अमाउंट एक एन्यूटी होता है, ठीक है। एन्यूटी का मीनिंग बताता हूँ। एन्यूटी का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड पेमेंट या फिर रिसिप्ट होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल पे आप रिसीव करते हैं या फिर पे करते हैं। फिक्स्ड अमाउंट होगा और फिक्स्ड इंटरवल होगा। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पता है हर महीने हम देते हैं, हर महीने फ्रीक्वेंसी सेम है, मंथली जा रहा है, और रेंट भी हो सकता है कि 15,000 मंथ का हो, 20,000 मंथ का हो, फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली हो गई। तो यहाँ पर सेम अमाउंट की एक फ्रीक्वेंसी है कंटिन्यूअस, जो फिक्स इंटरवल पे आपका पेमेंट हो रहा है। आप रेकरिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप म्यूचुअल फंड में SIP कर लीजिए, तो एक फिक्स्ड अमाउंट क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल पे आपका पे होगा। रेकरिंग अकाउंट में भी पे होगा। रेंट अगर दे रहे हैं तो ये भी पे हो रहा है, या फिर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो आप ये इनफ्लो का पार्ट बन जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो कैश इनफ्लो है, अगर हर साल सेम निकल के आ रहा है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर। क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमने ये जितना लेंदी कैलकुलेशन किया, इसके जगह पे हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और उससे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का जो लेंदी कैलकुलेशन है वो सिंपल और शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये हमारा निकल के आया था प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। अब ये हमें क्या करना पड़ा, हर साल के लिए ये कैलकुलेशन करना पड़ा, और फिर हमने क्या किया, इसको टोटल किया, तब जाके ये आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, अगर ये हर साल का अमाउंट सेम है कैश इनफ्लो का, तो हम करेंगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कैश इनफ्लो मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी फैक्टर। अब बताओ, एन्यूटी का कंसेप्ट समझ में आया श्रेया? यस सर। चलो, इसी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डिसीजन रूल समझ में आ गया? डिसीजन रूल में इनफ्लो हमारा ज्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से, एक्सेप्ट हो जाएगा, कम है रिजेक्ट हो जाएगा, इक्वल है तो हम इंडिफरेंट है। ये अगर सिंगल प्रोजेक्ट है उस केस की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, किसी एक को सिलेक्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा वो वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इलस्ट्रेशन है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास? चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 23 निकालो। सुष्मिता तुम्हारे पास बुक है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 करोड़। नहीं सर। अच्छा ठीक है, मैं लिख देता हूँ। लाइफ इसका है 10 ईयर। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इसका एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल 10 साल के बाद है इसका 20 लाख, 20 लाख। इसके बाद कट ऑफ रेट, कट ऑफ रेट या फिर डिस्काउंट रेट भी इसको बोलेंगे, ठीक है, या एक्सपेक्टेड रेट 12%। इसके बाद एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स, एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स
ये है 20 लाख। इसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी का है, इसको भी मैं बताऊंगा 5.650। ये फिगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल से मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10th ईयर का है, 10th ईयर का 0.322। अब हमें डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अब ध्यान देना ये वाले पोर्शन पे। एनुअल अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 20 लाख है। प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कितना है? सर 10 साल। हाँ सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं सर? 23 हाँ बोले ना आप? हाँ हाँ 23। सर मेरे बुक में सर प्लीज। वही होगा, नंबर हो सकता है कि चेंज होगा, नंबर चेंज हो सकता है या फिर अमाउंट इसका चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो, तो एनुअल अर्निंग हमको मिल गया 20 लाख पर एनम है, ये 10 साल के लिए, यानी 20 लाख हर साल हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है? 2 करोड़ का। और उसमें रेजिडुअल वैल्यू कितना है? 20 लाख। मतलब एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल 10 साल के बाद हमें कितना रिसीव होगा? रेजिडुअल वैल्यू के फॉर्म में 20 लाख आपको रिसीव हो जाएगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ध्यान देना, यहाँ पे 20 लाख हर साल का है, तो यानी एन्युटी वाला हम कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 ईयर का कैलकुलेशन नहीं करना है कि 10 ईयर। हमने कॉलम बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 लाख लिया, और इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी हम 10 साल का 12% के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लेंदी कैलकुलेशन होगा, लेकिन क्योंकि हमें ये एनुअल अर्निंग एन्युटी के फॉर्म में है, तो डायरेक्टली हम एन्युटी मेथड से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है? 20 लाख। 20 लाख हो गया। इसके बाद आफ्टर टैक्स है डिप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यानी आपका डिप्रिसिएशन इसमें से डिडक्टेड है, माइनस किया हुआ है, तो कैश इनफ्लो हमें निकालना है। तो कैश इनफ्लो में हम क्या करेंगे? अगर डिप्रिसिएशन डिडक्टेड है तो इसको फिर से ऐड कर दिया जाएगा, ताकि एक्चुअल आपका अर्निंग कैश इनफ्लो के फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो। तो ये कितना हो जाएगा? ऐड डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 2 करोड़ का है, 2 करोड़ माइनस 20 लाख। 20 लाख। हाँ, डिवाइडेड बाई 10। 20 लाख नहीं होगा, 18 लाख होगा। अच्छा। रेजिडुअल वैल्यू माइनस होगा ना, स्क्रैप वैल्यू 20 लाख दिया है ना। हाँ हाँ। हाँ। तो माइनस वन करेंगे पॉइंट फिर। हाँ, 18 लाख आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। अब 18 लाख को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ये आ गया 38 लाख एनुअल अर्निंग। एनुअल अर्निंग कैश के फॉर्म में। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस एनुअल अर्निंग को 38 लाख को, जो आपका एनुअल फॉर्म में हो गया, ये 10 साल के लिए आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनली 20 लाख की जगह डिप्रिसिएशन ऐड किया, यानी 38 लाख आप सालाना रिसीव कर रहे हैं कैश के फॉर्म में। लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर रिसीव कर रहे हैं, यानी ये फ्यूचर वैल्यू में आप रिसीव कर रहे हैं। पहले साल 38 लाख, दूसरे में 38, तीसरे चौथे पांचवे फिर 10। तो हम क्या करेंगे? जो आपने फ्यूचर में रिसीव किया है उसको हम जीरो पीरियड में लेके आएंगे, ठीक है। तो जीरो पीरियड में कैसे लेके आएंगे?
अगर सिंपल हम तरीके से कर रहे होते तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते 10 साल का और मल्टीप्लाई करते कैश इनफ्लो को और फिर निकालते प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि कैश इनफ्लो आपका सेम है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 38 लाख को कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो क्या करेंगे, सीधे 38 लाख मल्टीप्लाइड बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 5.65 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करो 5.65, इसका वैल्यू आ जाएगा 2,14,70,000। यहाँ तक समझ में आया श्रेया कैलकुलेशन? यहाँ पे यस हमने सर। क्या किया, हाँ चलो ठीक है, 2 लाख वही आएगा, 2,40,70,000 टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक इनफ्लो हमारे पास और है, क्या चीज, स्क्रैप वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब स्क्रैप वैल्यू को कन्वर्ट करो प्रेजेंट वैल्यू में। स्क्रैप वैल्यू कितना था, 20 लाख था ना, 20 लाख। और ये रिसीव हो रहा है कब, एट द एंड ऑफ 10th ईयर ये रिलीज होगा। और 10th ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है कितना, 0.322। ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है दिया हुआ किस रेट से, 12% के हिसाब से, ध्यान देना। तो जब अगर क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन ना हो तो आप एन्युटी टेबल से 12% के हिसाब से 10 साल के लिए ढूंढ लेना। कल क्लास में पूछ लेना श्रेया कैसे इसको टेबल में फाइंड आउट करते हैं। 20 लाख हो गया, 20 लाख को आप मल्टीप्लाई करिए 0.322 से, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 6,44,000। अब इसको इसमें ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2,21,14,000। ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 2 करोड़, यही था ना, 2 करोड़। अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 21,14,000, यानी ये पॉजिटिव है। तो इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है। क्लियर श्रेया, सुष्मिता? यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, अब इसके बाद टर्मिनल वैल्यू हम स्टार्ट करें। टर्मिनल वैल्यू, यस सर। टर्मिनल वैल्यू देख लेते हैं, अगला मेथड है हमारे पास टर्मिनल वैल्यू मेथड। इस मेथड में आपका जो कैश इनफ्लो है इसको हम कंसीडर करते हैं कि फिर से इसको री इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी अपने पास रखा नहीं जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ पहले दूसरे तीसरे साल में जो भी आपका अमाउंट रिसीव हो रहा है उस अमाउंट को क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है उतने टाइम पीरियड के लिए हम फिर से इसको इन्वेस्ट करेंगे। यानी 5 साल प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है, तो पहले वाला जो इनफ्लो होगा उसको अगले 5th ईयर तक हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करके रखेंगे। दूसरे साल जो इनफ्लो आएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर उसको 5th ईयर तक हम होल्ड सर करके रखेंगे। सर सर हाँ। सर फिर से हम्म एक्सप्लेन करिए ना, जोन आउट हो गया था सर। अच्छा, टर्मिनल वैल्यू मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं। टर्मिनल वैल्यू में क्या होगा, जो अमाउंट आपको रिसीव होगा हर साल एट द एंड ऑफ पीरियड,
उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा। और री इन्वेस्टमेंट का एक आपका एक्सपेक्टेड रेट दिया होगा कि किस रेट पे हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस समझ रहे हो, जो इनफ्लो हो रहा है कैश का, हम उसको फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी न किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में। तो उस इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड करेंगे तो उस पे हम इंटरेस्ट अर्न करेंगे। और इसके बाद जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो फाइनल ईयर में जाके हम उसको टोटल करेंगे, और टोटल करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहले ईयर में आपका जो फंड रिसीव हुआ, उसको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अगर 5 साल का है तो 5वें साल तक उसको इन्वेस्ट करेंगे। दूसरे वाले को हम फिर 5वें साल तक इन्वेस्ट करेंगे, तीसरे वाले को फिर 5वें साल तक इन्वेस्ट करेंगे, फिर चौथे को ही 5वें साल, फिर 5वां वाला इनफ्लो होगा, फिर उसको इन्वेस्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अगेन 5th ईयर के एंड में ही रिसीव हो रहा है। तो जो इनफ्लो फर्स्ट ईयर के एंड में रिसीव हो रहा है, वो कितने टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगा वहां पे? 4 साल के लिए। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो अमाउंट थर्ड ईयर में आपको रिसीव हो रहा है, वो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहेगा? 3 साल के लिए। और तीसरे साल में रिसीव हुआ, वो कितने टाइम पीरियड तक के लिए इन्वेस्टेड रहेगा? 2 साल के लिए। और चौथे साल में जो अमाउंट रिसीव हुआ, वो कितने पीरियड तक के लिए इन्वेस्टेड रहेगा? 1 साल के लिए। और 5th ईयर में जो रिसीव होगा, उसका पीरियड क्या होगा? 0। ये वाला पॉइंट समझ में है इन्वेस्टमेंट का? यस सर। ठीक है, तो ये आपका टाइमलाइन है। अब यहाँ पे भी जो अमाउंट जिस टाइम पे रिसीव हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसका भी एक कंपाउंड रेट या फिर इंटरेस्ट रेट दिया होगा कि किस इंटरेस्ट रेट पे हर साल का अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब ये इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी अमाउंट आएगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे टोटल कर लेंगे। अब ध्यान देना, जो ये टोटल आएगा वो तो फ्यूचर वैल्यू है। तो अब इस फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, तो यहाँ से निकल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो ये था तुम्हारा टर्मिनल वैल्यू मेथड। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का रेट है वो 1+r⁴ n है। n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड, जितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होगा। ये r है आपका री इन्वेस्टमेंट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से आपका ये री इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसमें डिसीजन रूल क्या होगा? अगेन आप इसमें डिसीजन रूल कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंपेयर कर लेंगे कि कैश इनफ्लो आपका कितना था, कैश आउटफ्लो कितना था। अगर इनफ्लो ज्यादा है तो रिसीव उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, आउटफ्लो ज्यादा है तो रिजेक्ट किया जाएगा, और दोनों बराबर है तो इनडिफरेंट रहेंगे हम। अब इसका भी एक एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट का 20,000 का। इकोनॉमिक लाइफ साइकिल है इसका 5 इयर्स का। कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो हर साल आपको मिल रहा है 8,000, मतलब 5 साल आपको 8,000 रिसीव होगा। जो कैपिटल का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है 10%, ठीक है। डिस्काउंट रेट आपका 10% है, जिस रेट से आप इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे कैश इनफ्लो को। और री इन्वेस्टमेंट रेट, री इन्वेस्टमेंट रेट हर पीरियड का आपका गिवन है, ये चार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो री इन्वेस्टमेंट रेट डायरेक्टली मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वहीं पे आपको री इन्वेस्टमेंट रेट बता दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कॉलम में आप ईयर लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। इसके बाद कैश इनफ्लो लिख लीजिए, हर साल का, हर साल 8,000 रिसीव हो रहा है, 8,000 8,000
8,000 8,000। अगला कंडीशन क्या था टर्मिनल मेथड में, आप इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपका एक कट ऑफ रेट दिया है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न पहले साल का 6% है, दूसरे का 6% है, 6%। तीसरे का 8%, चौथे का 8%, पांचवे का भी 8%। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है तो रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे इसका कि टोटल अमाउंट कितना होगा इंटरेस्ट अर्निंग करने के बाद। तो कितने पीरियड के लिए इसको इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो पहले पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए। तो पहला इन्वेस्टमेंट कितने साल के लिए जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर? हाँ 4 साल सर। पाँच नहीं, पाँच नहीं होगा। इसके बाद 4 सर। 3, 2, 1, 0। 0। ये समझ में आ रहा है ना, नंबर पीरियड। चलो अब कंपाउंडिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। ये कंपाउंडिंग फैक्टर कहाँ से निकलेगा, कंपाउंडिंग फैक्टर का भी टेबल आपके पास गिवन होगा। कंपाउंडिंग फैक्टर का टेबल 1 प्लस आर टू द पावर एन के रेट से निकालेंगे, ठीक है। 1 प्लस आर टू द पावर एन, ये आपका कंपाउंडिंग फैक्टर। और ये किस रेट से निकालेंगे, 6%, 6%, फिर 8, 8, 8% के हिसाब से। तो 6% के हिसाब से 4 साल का कंपाउंड फैक्टर होगा 1.262। इसको भी कल पूछ लेना श्रेया, टेबल में कैसे इसको देखते हैं। 1.191 थर्ड ईयर का है, यानी 8% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड फैक्टर होगा 1.166। इसके बाद 1 साल का होगा 1.080, और लास्ट में 0 पीरियड पे इसका वैल्यू होगा 1। ठीक है, ये 1 कहाँ से आ गया श्रेया, अलजेब्रा पढ़ा है ना। यस सर। x टू द पावर n की वैल्यू, अगर x टू द पावर यहाँ n अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये 1 आया है, ध्यान देना। ये अगर 0 है तो यहाँ पे 0 मत कर देना। अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, कंपाउंडिंग वैल्यू, कंपाउंडिंग कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा। 8,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कंपाउंडिंग फैक्टर से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.262, 10,096, 10,096, 9528। इसके बाद है 9328, 9328, 8640। और लास्ट में तो हमने इसका कंपाउंडिंग किया नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर मिल रहा है, तो इसका वो अमाउंट वही रहेगा। अब इसका टोटल करने पे ये अमाउंट आएगा 45,592। अब ध्यान देना, ये अमाउंट कब रिसीव हो रहा है, पहले वाले को आपने 4 साल तक इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे को 3, फिर 2, 1, इस तरह से आपने टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखा। तो ये अमाउंट कब रिलीज होगा, 5वें साल के एंड में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 0 पीरियड में लेके आएंगे, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ना, तो 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10% कौन सा, 5 साल के लिए, ठीक है, क्योंकि 5वें साल में रिसीव हो रहा है। तो 10
परसेंट के हिसाब से 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा कितना, 0.621, 0.621। तो 45,592 आपका निकल के आ जाएगा 28,312.63। ये है आपका टर्मिनल वैल्यू, ठीक है, इसी को हम कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। 28,312 आपका अमाउंट निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे कैश आउटफ्लो से। तो कैश आउटफ्लो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना था, 20,000। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका 20,000 और कंपेयर करो यहाँ पे ये है 28,000, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर नेट प्रेजेंट ऑफ टर्मिनल वैल्यू ये निकल के आया 8,312 रुपया, यानी ये आपका एनपीवी पॉजिटिव में है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, ये प्रोजेक्ट आपका प्रॉफिटेबल है। चलो, तो ये दो मेथड क्लियर हो गया। अब अगला मेथड हम आईआरआर कल डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक इसको रिवाइज कर लें।